Good morning to all of you. Myself Balram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are discussing about lecture number 5 of laws of motion. Today's topic is common forces in mechanics. आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हम लॉज ऑफ मोशन में या आने वाले जो भी आगे के चैप्टर हैं जिसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फोर्स है वेट। वेट भी एक तरह का फोर्स ही है। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेट। वेट जो हम हमारा देखते हैं, जैसे मान लो मेरा 65 kg है तो ये क्या है, वेट। इट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल इट डाउनवर्ड। अगर मान लो ये मार्कर नीचे की तरफ गिर रहा है तो किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो हमारी अर्थ है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो अर्थ हमसे काफी बड़ी है तो अर्थ सिर्फ हमें अट्रैक्ट कर सकती है, हम अर्थ को नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ का मास हमसे काफी ज्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वही क्या है, हमारा वेट। और वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो एक बॉडी है, किसी सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है बच्चों, जिसका मास m है। तो नीचे की तरफ कौन सा लगा, mg, और ऊपर की तरफ हमें पता है कौन सा लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा वेट है वो किसके बराबर हो गया है, नॉर्मल रिएक्शन के। इसे हम क्या कहते हैं, वेट। इट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन देखो, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर कोई भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगी तभी नॉर्मल रिएक्शन हो सकती है। ये क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेस। जब दो बॉडी के सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं, पहले हमने एग्जांपल लिया है ये सरफेस से जो उसमें लिया था, ये मास। तो नीचे की तरफ इसका वेट mg और ऊपर की तरफ क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। कि जैसे अगर मान लो कि बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम में क्यों है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के बराबर। मींस ये बॉडी किसमें हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। मान लो 5 न्यूटन इधर तो 5 न्यूटन ही इधर, तो बॉडी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में। और ये कैसे लगना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है, ठीक है, और ये ब्लॉक, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मान लो हमारे पास कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, उस पे ये ब्लॉक रखा है, मान लो भी इक्विलिब्रियम में या मोशन में, उससे हम मतलब। तो जो mg लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ये आप सबको पता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि अर्थ हमें सेंटर ऑफ मास की तरफ खींचती है। जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है उसकी तरफ हमें खींचती है। तो यहां से देखो कि जो कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। तो कांटेक्ट ये है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। तो नॉर्मल रिएक्शन इस बार mg ना होकर क्या होगा, n। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैं बता चुका हूं पहले भी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो यहां से ये इधर mg, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ये बहुत सी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो जो नॉर्मल लगती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। तो यहां से नीचे mg लगा तो एक कंपोनेंट mg cos थीटा हुआ, और एक कंपोनेंट क्या हो गया, mg sin थीटा। अगर मान लो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से अटैच हो और इन पे कोई फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन होगी। वो जैसे ही ये मास पे फोर्स लगा रहा है n, तो ये भी कितना लगाएगा, n। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा, इक्वल और अपोजिट। तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे n किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के। यहाँ पे n किसके बराबर होगा, mg के। यहाँ पे इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, मान लो इस पे कोई फोर्स लग रहा है F इधर से,
तो जैसे ही इस ब्लॉक ने इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, तो जैसे ही इस ब्लॉक ने इस पे फोर्स लगाया तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगी, और इसने भी इस पे फोर्स लगाया, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगी। ये समझ में आया बच्चों? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम देखने वाले हैं टेंशन। आगे देखो बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेंशन। ये तुम्हारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें ढंग से समझना। पहले टेंशन देखो, व्हेन अ बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग और रोप। अगर मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक, ये यहां से क्या हो रही है, मान लो ये बॉडी है, ये किसी रस्सी से कनेक्ट है, या यहाँ पे ले लो, यहाँ से ये क्या है, हिंज है, मतलब फिक्स है, और ये बॉडी इससे कनेक्ट हो रही है। ठीक है बच्चों? When a body is connected through a string or rope, मान लो कोई भी बॉडी किससे कनेक्ट हो, कोई भी बॉडी किससे कनेक्ट हो, स्ट्रिंग या रोप से, मतलब रस्सी या धागे से कनेक्ट हो। A force may act on the body, तो उस बॉडी पे क्या लगेगा? फोर्स by the string or rope, by the string or rope। यहाँ पे देखो, अगर मान लो सरफेस पे कोई मास है, तो इस मास को हम किससे खींच सकते हैं? रस्सी से खींच सकते हैं। तो रस्सी की वजह से, रोप की वजह से इस बॉडी पे क्या लग रहा है? फोर्स ऑन द बॉडी बाय द स्ट्रिंग और रोप ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ एक्सटेंशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। तो ये टेंडेंसी है एक्सटेंशन की। अगर मान लो कोई भी रोप है हमारे पास, उसको किसी बॉडी से कनेक्ट करके हम खींच रहे हैं, यहाँ पे देखो, किसी बॉडी से कनेक्ट करके क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो ये जो रोप है एक्सटेंड होना चाहती है, उसी एक्सटेंशन को क्या कहते हैं हम? टेंशन। टेंडेंसी ऑफ एक्सटेंशन, वही क्या कहलाती है? हमारी टेंशन। समझ में आया बच्चों? अगर मान लो मैंने छत पे कहीं पे रस्सी बांध दी, उस रस्सी से मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, तो जो रस्सी एक्सटेंड होना चाहती है वही फोर्स क्या कहलाता है? हमारा टेंशन फोर्स। इट इज द टाइप ऑफ फोर्स। आइए देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टेंशन। पहला पॉइंट देखो, force of tension act on a body in the direction away from the point of contact। यहाँ पे देखो, इसी एग्जांपल में इस रस्सी को मान लो कोई भी खींच रहा हो इधर, ठीक है, तो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? ये रस्सी और बॉडी के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो जो टेंशन फोर्स लगेगा वो इससे अवे लगेगा, इस तरफ लगेगा। वैसे ये बंदा अगर इधर खींच रहा है रस्सी को, तो टेंशन फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट साइड। फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होगा? दूर लगेगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, ये बहुत सारे ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं, तो इस पे टेंशन ऐसे, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये टेंशन हो, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या लगेगा? अवे लगेगा। यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, ये सब क्या है? टेंशन। सेकंड पॉइंट देखो, इफ अ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। अगर मान लो कोई भी स्ट्रिंग का हम यूज कर रहे हैं, वो कैसी हो? इनएक्सटेंसिबल, मतलब वो एक्सटेंड कम होती हो, इफ या नेग्लिजिबल हो एक्सटेंशन। इफ अ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। अगर मान लो बहुत सारे मास से कनेक्टेड है, इसी के लिए समझा रहा हूं, बहुत सारे मास से कनेक्टेड है, और जो स्ट्रिंग या रोप का हमने यूज किया है वो कैसी हो? इनएक्सटेंसिबल, मतलब वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो इन बॉडी का सबका एक्सीलरेशन क्या होगा? इन सबका एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम। अगर स्ट्रिंग कैसी हो? इनएक्सटेंसिबल। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस मींस बहुत सारे मास हो, m1, m2, m3, एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। सबका एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके टोटल 5 पॉइंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट, इफ अ स्ट्रिंग इज मासलेस। अगर स्ट्रिंग कैसी हो? मासलेस हो। जो हमारे 90 क्वेश्चन होंगे उसमें स्ट्रिंग या अदर स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम, तो उसमें क्या मानेंगे हम? मासलेस। इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, द टेंशन इन इट इज सेम।
अगर इस सरफेस पे बॉडी कनेक्टेड है, कितनी भी बॉडी हो सकती है, ये स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्ट है और ये कैसी है, मासलेस है। स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस। टेंशन यूनिट सेम, तो इस पे टेंशन और इस पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी क्या होगी, टी, यहाँ पे भी क्या होगी, टी, यहाँ पे भी क्या होगा, टी। However, if a string has a mass, अगर स्ट्रिंग के पास क्या हो, मास हो, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट। तो टेंशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे T1 और यहाँ पे क्या हो जाएगी, T2। अगर मास अगर स्ट्रिंग के पास मास है तो टेंशन डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट पे। अगर मास लेस है स्ट्रिंग तो टेंशन क्या होगी, सेम। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट। इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, अगर यहाँ पे बना हुआ डायग्राम, ये पुली है, इधर मान लो कोई भी मास है m, ये पुली यहां से कनेक्ट है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, उसका मास मान लो, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पढ़ो। इफ देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, पुली और स्ट्रिंग के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन हो। पहले तो हम वो पॉइंट देखते हैं। अगर ये जो स्ट्रिंग है वो भी कैसी हो, मासलेस, स्ट्रिंग कैसी हो, मासलेस, और पुली में भी क्या हो, नो फ्रिक्शन, मतलब स्मूथ हो। पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो टेंशन क्या होगी बच्चों, सेम। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन इधर, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन इधर, तो यहाँ पे भी क्या होगी, टी, और यहाँ पे भी क्या होगी, टी। स्ट्रिंग मासलेस हो और पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो तो टेंशन क्या होती है बच्चों, सेम। अब इसके बाद पढ़ना कि इफ देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। अब यहाँ पे सेकंड डायग्राम में देखो, अगर स्ट्रिंग और पुली के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन हो, स्ट्रिंग और पुली के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन हो। If there is a friction between string and pulley, tension is different on two sides of the pulley. तो टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है तो ये टेंशन सेम होगी। ये T1 मान लो तो ये भी T1 होगी, ये भी क्या होगी, T2, और ये भी क्या होगी, ये कब होगा, जब स्ट्रिंग मास लेस है। स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रिंग कैसी है, इसमें भी मास लेस है, बट यहाँ पे पुली और स्ट्रिंग के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी T1 और इस इधर वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगी T2। यहाँ पे क्या था, ये मास लेस भी था, फ्रिक्शन भी नहीं है। मास लेस है और नो फ्रिक्शन है तो टेंशन क्या है, सेम। और फ्रिक्शन है पुली और स्ट्रिंग के बीच में तो टेंशन क्या है, डिफरेंट। आगे देखना फिर, बट इफ देयर इज अ नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग, टेंशन विल बी सेम ऑन द बोथ साइड। तो दोनों साइड पे टेंशन सेम थी और यहाँ पे फ्रिक्शन है तो टेंशन डिफरेंट है। अब थर्ड केस में देखो क्या हो रहा है। थर्ड केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन भी हो, पुली और स्ट्रिंग के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन हो, ये भी क्या हो, इसके पास भी कुछ ना कुछ मास हो। स्ट्रिंग का मास मान लो हमारे पास क्या है, m है, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। अगर स्ट्रिंग के पास मास है और स्ट्रिंग और पुली के बीच में क्या है, फ्रिक्शन, तो हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन क्या होगी, डिफरेंट। यहाँ पे T1, यहाँ पे मान लो T2, यहाँ पे मान लो T3, यहाँ पे मान लो T4। देखो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला जाएगा कि स्ट्रिंग मास लेस है या स्ट्रिंग का मास गिवन है, फ्रिक्शन है कि नहीं है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर स्ट्रिंग के पास मास भी हो और फ्रिक्शन भी हो तो हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर फ्रिक्शन स्ट्रिंग और
पुली के बीच में फ्रिक्शन ना हो, नो फ्रिक्शन, और स्ट्रिंग भी कैसी हो, मासलेस, तो दोनों साइड पे टेंशन क्या होगी, सेम। अगर फ्रिक्शन हो बट स्ट्रिंग कैसी हो, मासलेस, तो दोनों साइड पे टेंशन क्या होगी, डिफरेंट। लेकिन क्या यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऊपर की तरफ क्या होगी, सेम, और नीचे की तरफ भी क्या होगी, सेम। और स्ट्रिंग के पास मास भी हो और स्ट्रिंग और पुली में फ्रिक्शन भी हो, तो हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन क्या होगी, डिफरेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आया बच्चों समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इफ अ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग, अगर किसी भी स्ट्रिंग पे हम डायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो टेंशन क्या होगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर। मान लो हम किसी रस्सी से लटक रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो mg होगा, mg मीन्स वेट, हम किसी रस्सी से लटक रहे हैं तो जो हमारा वेट होगा उतनी ही टेंशन किसमें आएगी, रोप पर, उतनी ही टेंशन किस पे आएगी, रोप पर। तो जितना हम रोप पे या स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएंगे उतनी ही क्या आएगी हमारे पास, टेंशन। लास्ट पॉइंट ये कहता है, इफ अ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग, द टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट समझ में आए। अब हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, द रेसिस्टिव फोर्स डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन इट्स लेंथ इज चेंज इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। मान लो हमारे पास सरफेस है, इस पे यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, ये किसी स्प्रिंग से कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हिंज कर रखा है। हिंज का मतलब यहाँ पे स्प्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। अगर इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, मान लो हम इसको खींच रहे हैं इस तरफ, तो स्प्रिंग वापस या ये ब्लॉक वापस इधर आना चाहेगा। तो जैसे हमने फोर्स लगाया F, या इसको हम डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेके आए, डिस्प्लेस करके हम कहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ x डिस्टेंस गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ब्लॉक इस तरफ आना चाहेगा, तो वो रेसिस्टिव फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा होगा, रेसिस्टिव फोर्स डेवलप इन अ स्ट्रिंग। तो हमने जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया है, तो एक फोर्स इस पे लगेगा जो इस डिस्प्लेसमेंट को अपोज करना चाहेगा, वही रेसिस्टिव फोर्स क्या कहलाता है हमारा, स्प्रिंग फोर्स। व्हेन इट्स लेंथ इज चेंज, तो इसकी लेंथ की चेंज होने की वजह से ये x चेंज हुआ है, पहले लेंथ उसकी यहां से यहां तक थी, अब स्प्रिंग की लेंथ x चेंज हुई है, x चेंज हुई है लेंथ, तो लेंथ के चेंज होने की वजह से जो फोर्स इसमें डेवलप हुआ है, किसमें, स्प्रिंग में, वही क्या कहलाता है हमारा, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बच्चों, माइनस kx, वेयर x इज चेंज इन लेंथ, ये क्या है, चेंज इन लेंथ, या डेल्टा x भी बोल सकते हैं हम। अगर किसी, तो x क्यों लिखा था हमने, क्योंकि किसी पॉइंट पे हमने क्या मान लिया होगा, x को 0, तो डेल्टा x क्या है, चेंज इन लेंथ, और k क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और चेंज इन लेंथ दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगना चाहिए, इस तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बच्चों समझ में आया। स्प्रिंग फोर्स हमें टेंशन की तरह भी कंसीडर करना है। अगर कहीं पे भी हमारे पास स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा हमारे। तो अगर ये दोनों ही कैसे हो, मासलेस, और 95% क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड है कि स्ट्रिंग भी क्या होगी, मासलेस, और स्प्रिंग भी क्या होगी, मासलेस। अगर स्ट्रिंग और मासलेस सेम, तो यहाँ पे टेंशन क्या होती है, सेम, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा बच्चों, सेम। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, सेम। अगर स्ट्रिंग या स्प्रिंग दोनों क्या हो, मासलेस हो, तो इसमें जैसे टेंशन सेम होती है वैसे इसमें फोर्स क्या होगा, सेम होगा। आगे देखो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या किसे कहते हैं, अगर किसी बॉडी को फ्री कर दिया जाए। A free body diagram consists of a diagrammatic representation of single body.
अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ये सरफेस, इसका मास m है, तो हमें ये देखना है कि ये बॉडी इसके सराउंडिंग में किस किस से कनेक्ट है। तो मान लो इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक किससे कनेक्ट है, सिर्फ इसी सरफेस, सिर्फ किससे कनेक्ट है, इसी सरफेस। तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, mg, ऊपर की तरफ वही कौन सा लगेगा, नॉर्मल। तो ये इसका क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। तो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट है हमारा, और दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मान लो किसी इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखी हो, ठीक है, तो हमें देखना है इस पे कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का सीधा सीधा मीनिंग यही है, इसके सराउंडिंग देखो, ये किससे कनेक्ट है, सिर्फ इसी सरफेस से, और आसपास किससे भी कनेक्ट नहीं है। फिर इस पे जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे निकाल दो। तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, ब्लॉक पर mg लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमें पता है mg cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। ऊपर कौन सा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और इधर कौन सा लगेगा, mg sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएंगी सारी चीजें। हमें किसी का भी क्या रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हुआ, ये इसका क्या हो गया, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ये इसका एफबीडी हो गया इस ब्लॉक का, और ये इस ब्लॉक का। अगर मान लो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, ये ब्लॉक मान लो m1 है, ये ब्लॉक मान लो m2 है, और ये ब्लॉक मान लो m3 है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बनाना है, इनका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक m3 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ये m3 है, तो यहां से देखो ब्लॉक पे नीचे की तरफ कौन सा लग रहा होगा, वेट mg, और m2 की वजह से ऊपर कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन को हमने मान लिया n1, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नॉर्मल रिएक्शन को मान लिया हमने n2, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नॉर्मल रिएक्शन को मान लिया हमने n3। तो m3 का फिर बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है बच्चों, mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। और m2 का देखो, अब यहाँ पे देखो m2 पर नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लगेगा mg, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है। तो वो कैसे लग रही है, इसमें इस m3 की वजह से नीचे की तरफ लगेगी, तो n1। m2 में लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, पहले नॉर्मल रिएक्शन किसमें लग रही थी, m3 में, तो ऊपर की तरफ। अब किस पे लग रही है, m2 में, तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखो m1 की वजह से भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो भी कैसे लगेगी, ऊपर की तरफ। वो क्या है हमारे पास, n2, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और यहाँ पे थर्ड ब्लॉक का देखो, m1 का, अब m1 पे देखो नीचे mg लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n3। अब यहाँ पे देखो m2 और m1 के बीच में कौन सी थी, नॉर्मल रिएक्शन n2, तो ये कैसी लगेगी, नीचे की तरफ n2। ये इनका क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, m3 नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, इसका वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। फिर m2 को देखो, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन n2, और m3 की वजह से नॉर्मल रिएक्शन n1, नीचे की तरफ। ठीक है, अब लास्ट वाले को देखो, सरफेस की वजह से ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन n3, और m2 की वजह से लगेगी नीचे की तरफ n2, और खुद का वेट। इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब कुछ एक एग्जांपल देखेंगे हम स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, एग्जांपल देखो बच्चों, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ ब्लॉक आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर ईच। हमें डायग्राम की गिवन है, सॉरी मैंने बनाया नहीं था। ये सरफेस है, इस पे दो मास रखे हुए हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ये किसी स्प्रिंग से कनेक्ट है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर ईच, कि ये भी 1 मीटर चलेगा, ठीक है, और ये भी कितना चलेगा, 1 मीटर। पहला क्वेश्चन हमें दिया है इन सेम डायरेक्शन। अगर ये 1 मीटर ये ब्लॉक इधर चला है और ये भी 1 मीटर इधर चला है, तो दोनों साथ के साथ में चलेंगे, तो दोनों साथ में चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे,
मान लो दोनों 1 मीटर चले तो स्प्रिंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 1 मीटर ये भी चला है, 1 मीटर ये भी चला है, तो एक्सटेंशन कितना हुआ? 0। नेट एलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग इक्वल टू 0। तो अगर एलोंगेशन मींस चेंज इन लेंथ कितनी हुई है? 0। देखो 1 मीटर ये चला यहाँ पहुंचा, फिर 1 मीटर ये चला यहाँ पहुंचा, तो अभी भी स्प्रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग को कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था इन सेम डायरेक्शन, तो स्प्रिंग फोर्स निकालना है। स्प्रिंग फोर्स क्या है? माइनस के चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है? 0 है, नो एलोंगेशन, मतलब स्प्रिंग में कोई चेंज इन लेंथ नहीं है। स्प्रिंग की लेंथ अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो एलोंगेशन। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? अगर चेंज इन लेंथ 0 तो स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो इस स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर स्प्रिंग खींची नहीं है तो फोर्स कहां से होगा? तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? 0। अब सेकेंड में बोला है हमसे इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर 1 मीटर इस ब्लॉक को इधर खींचा है, उसके बाद 1 मीटर ब्लॉक को इधर खींचा, ठीक है। अब जैसे ही ब्लॉक को इधर खींचा है 1 मीटर, तो इसमें इधर फोर्स लगेगी, स्प्रिंग फोर्स। अब जैसे इस ब्लॉक को इधर खींचा तो स्प्रिंग इधर ले जाना चाहिए, तो इसकी वजह से भी स्प्रिंग फोर्स, और दोनों ही फोर्स क्या होगी? सेम होगी। दोनों ही फोर्स क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या है? मासलेस है। तो सेकंड के लिए स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगी? माइनस के डेल्टा एक्स। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 1 मीटर इधर गया है, 1 मीटर इधर गया है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 2, ठीक है। और हमें के की वैल्यू भी दे रखी, सॉरी मैंने बताया नहीं। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 100। तो स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, चेंज इन लेंथ कितना है? 2, तो कितना हो गया? माइनस का 200। यहाँ पे माइनस माइनस का कोई मतलब नहीं है बच्चों। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है। तो नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है? सिर्फ डायरेक्शन। किसको इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। तो न्यूमेरिकल समझ में आया? ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। रेडी। सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, हमसे पूछा है फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो यहाँ पे 2m मास है, यहाँ पे m मास। अब देखो ये मास ज्यादा है और यहाँ पे ये मान लो स्ट्रिंग है, तो ऐसे जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा? इस तरह। इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा? ऐसे। ये 2m मास ज्यादा है, m मास। तो हमसे पूछा है कि जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग है इसमें कितना चेंज होगा? ये एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? चेंज इन लेंथ, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमसे पूछेगी, स्प्रिंग में कितना चेंजेस होगा। अगर जो 95% क्वेश्चन है वो ऐसे आने वाले हैं, अगर स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों ही क्या हो? मासलेस हो, तो हम इस स्प्रिंग को क्या मान सकते हैं? स्ट्रिंग भी मान सकते हैं। 2m और ये कौन सा है? m, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों क्या है? मासलेस है। अगर स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों मासलेस है, अब ये स्प्रिंग मासलेस है तो यहाँ पे टेंशन क्या होगी? T, और यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी? T। यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी? T। कोई फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन क्या होगी? T। ठीक है बच्चा। तो टेंशन सेम है, तो ये मासलेस, ये भी मासलेस, तो यहाँ पे टेंशन हो और यहाँ पे क्या हो? फोर्स हो। तो वैसे ही टेंशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी क्या है? एक फोर्स है। तो टेंशन हो या स्प्रिंग फोर्स हो, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो टेंशन की जगह वहां पे क्या लगेंगे? यहाँ पे कौन सा लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे कौन सा आएगा? स्प्रिंग फोर्स। अगर दोनों मासलेस है तो हमें क्या निकालनी है? टेंशन। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। यहाँ पे भी नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। तो इसको देखो, ठीक है, इसको देख लो, इसको भी देख लो। तो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। एक्सीलरेशन कैसे होगा? ऊपर की तरफ। यहाँ पे कैसे होगा? नीचे की तरफ। क्योंकि ये मास ज्यादा है तो ये पुली कैसे घूमेगी? ये पुली है, तो पुली कैसे घूमेगी? ऐसे, क्योंकि वेट यहाँ पे ज्यादा है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी? यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे। तो देखो नेट एक्सीलरेशन इधर है तो टी किसका होगा? पॉजिटिव का। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी टी माइनस mg इक्वल टू
मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। टी हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, बहुत सी बार बताया, जिस तरफ डायरेक्शन होगी मोशन की उस तरफ टी क्या होगा, पॉजिटिव का। एक्सीलरेशन इस तरफ है तो टी किसका होगा, पॉजिटिव। सेकंड देखो इधर mg है, ऊपर की तरफ t है। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मींस मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड, तो mg किसका होगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2mg माइनस ऊपर क्या है, टेंशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये माइनस का t है, प्लस का t कैंसिल होगा, 2mg माइनस mg क्या हो जाएगा, mg। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3ma, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा हमें, g/3। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, g/3। तो g/3 एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है, इससे हम टेंशन निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, तो यहां से क्या होगा, t माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है बच्चों, तो t माइनस mg, m एक्सीलरेशन कितना होगा, g/3। ठीक, तो ये आएगा t इक्वल टू mg/3 प्लस mg, तो कितना हो जाएगा, 3mg प्लस mg, 4mg/3। तो टेंशन कितनी मिली बच्चों हमें, 4mg। अब हमने देखा है कि स्प्रिंग और स्प्रिंग दोनों क्या है, मासलेस है, तो जैसे इसमें टेंशन होगी इसमें क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो इसी के बेसिस पे स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ है, टेंशन के बराबर हुआ है। अब टेंशन कितनी आई है हमारे पास, 4mg/3, और स्प्रिंग फोर्स क्या है, k डेल्टा x। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी, 4mg/3। यही हमारा आंसर। अगर मान लो हमें k की वैल्यू गिवन है तो k की वैल्यू पुट करो, g इक्वल टू 10, मास गिवन है तो मास पुट करो। मतलब कैसे भी दे सकता है न्यूमेरिकल को, मास गिवन हो तो मास की वैल्यू रख दो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमें 9.8 गिवन है तो वही लेना है, अगर गिवन ना हो तो 10 ले सकते हो। k की वैल्यू गिवन हो तो गिवन वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ टेंशन को किसके सिमिलर किया है, स्प्रिंग फोर्स को। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि दोनों क्या है, मासलेस है, तो जैसे इसमें टेंशन आएगी इसमें क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। ओके बच्चों, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।